नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले उसको लेकर पिछले एक हफ्ता से सुर्खियों का जो बाजार है वो गर्म है। इस्माइल हानिया, हमास चीफ, जब उसकी मौत हुई तो अलग अलग तरीके के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ हो गई। ईरान का ये कहना है कि हानिया की जो मौत है वो बर्बाद नहीं जाएगी, इजराइल से इसका बदला लिया जाएगा। ऐसे में अब उस मोड़ पर जंग आ पहुंची है जहां पर किसी भी वक्त ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है सचिन, सोमवार तक ये हमला हो सकता है और उसको लेकर तमाम तैयारियां इजराइल की तरफ से भी की जा रही हैं। और अब बड़ा एक्शन जो है वो अमेरिका की तरफ से देखने वाला होगा, क्योंकि अमेरिका की भी इसमें एंट्री हो गई है और अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को, खासतौर पर इजराइल ने भी अपने नागरिकों को लेबनान से खासतौर पर हटा दिया। तो इससे संभावना जताई जा रही है कि टेंशन इस इलाके में बढ़ने वाली है। देखिए, इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब ईरान जो है वो बहुत ही एक्टिव मोड में आ गया, क्योंकि पहले तो वो बैकफुट से लगातार सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब जो है वो खुलकर सबके सामने आ गया। क्योंकि ईरान अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता है कि वो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका एक गॉड फादर फिगर जो आप कह लीजिए उनका बनने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब इस्माइल हानिया की मौत हुई उसके बाद अब ईरान भी तमाम तैयारियां कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका भी अब खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका ने अभी भी कई ऐसे हथियार हैं, युद्धपोत हैं जो अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं, और आयरन डोम को और मजबूत करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर ईरान हमला करता भी है तो उन सारे रॉकेट्स को आसमान में ध्वस्त कर दे। तो ये उनकी जो तैयारियां हैं वो अभी और भी पुख्ता होती हुई दिखाई दे रही हैं। सचिन, साथ ही पिछले 48 घंटों का अगर हम जिक्र करें तो हिजबुल्ला ऑलरेडी कई रॉकेट्स इजराइल पर दाग चुका है, जिसको बखूबी इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने नस्तनाबूद किया है। लेकिन आने वाले समय में ये जो हमले हैं और भी ज्यादा इसलिए हो सकते हैं क्योंकि ईरान के आला कमान की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया, जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि इस्माइल हानिया की जो मौत है उसके जो खून का एक एक कतरा है वो बर्बाद ईरान कम से कम नहीं होने देगा। हालांकि बड़ा सवाल ये भी इसमें बना हुआ है कि हमास की तरफ से जो हमले हैं वो किस स्तर पर किए जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर गाजा की भी हम बात करें, हमास की हम बात करें, तो रिसोर्सेज इतने नहीं है। खासतौर पर अब जिस तरीके की तस्वीर भी सामने आ रही है, ऐसे में इजराइल के सामने कितने लंबे समय तक वो टिक पाएंगे ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ये जो मामला है लगातार कई सवाल खड़े कर रहा है। सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, हानिया की मौत होती है और उसके बाद इजराइल पर उसका आरोप लगाया जाता है और अब अटैक की तैयारी है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि इजराइल के सामने हमास हो, हिजबुल्लाह हो, क्योंकि अलग अलग जो प्रॉक्सीज हैं जिनका इस्तेमाल ईरान कई मोर्चों पर लड़ रहा है, मतलब ईरान अब तक खुल के नहीं आया था। सवाल ये भी कि क्या खुल के आएगा या फिर अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करेगा। हाँ, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है। और पिछले कुछ महीने पहले अप्रैल में ऐसा हुआ था जब माफ कीजिए, अप्रैल में ऐसा हुआ था जब इजराइल ने सीरिया में ईरान के कुछ लोगों को मार दिया था। उसके बाद ईरान ने एक एयर स्ट्राइक करी थी, 300 के आसपास ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया था, डायरेक्ट अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जिसको इंटरसेप्ट कर लिया था अमेरिका ने, जॉर्डन ने, सऊदी अरेबिया की तरफ से भी इंटरसेप्ट किया गया था, हूथी की तरफ से जो मिसाइलें गई थी। तो वो एक प्रतीकात्मक हमला था। लेकिन अब बात थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। इस्माइल हानिया की मौत, वो भी ईरान के सबसे महफूज इलाके में, तेहरान में, राजधानी में, और जो उसका IRGC है उसके क्वार्टर में, अपार्टमेंट में उसकी मौत होना, इसका मतलब है कि ईरान के लिए एक रेड लाइन है जिसको अब इजराइल ने क्रॉस कर दिया है। ईरान बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी ईरान इस समय झेल रहा है। आप सोचिए कि क्या मौका था, उनके नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था, 70-80 देशों के नुमाइंदे यहाँ पर आए हुए थे वहाँ पर, और उसमें वो लोग अपने अपने क्वार्टर्स में जहाँ भी होंगे, और उसके अगले दिन सुबह खबर मिलती है कि उनमें से एक गेस्ट को, इस्माइल हानिया एक स्टेट गेस्ट के तौर पर वहाँ पहुँचे थे, तो एक गेस्ट को रातों रात मार दिया गया। तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। एक जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, वहाँ पर इस समय एक लड़ाई चल रही है लीडरशिप की। आप इसको थोड़ा सा और गहरे देखेंगे तो शिया और सुन्नी का जी बीच का जो विवाद है, इसकी जड़ें वहाँ पर है। सुन्नी जो वर्ड है, सुन्नी सेक्ट जो है इस्लाम का, उसका लीडर है सऊदी अरेबिया, और शिया जो सेक्ट है उसके लीडर है ईरान। तो उस जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कौन होगा? हमास में आप देखेंगे ना, अगर आप गाजा पट्टी में जाएंगे, फिलिस्तीन देखेंगे, तो फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो सुन्नी हैं, लेकिन उनको जो सपोर्ट में सबसे ज़्यादा आगे आ रहा है वो आ रहा है ईरान। तो वो एक तरीके से ईरान की जो छवि बन रही है वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर की बन रही है। इजराइल को कोई मुस्लिम वर्ल्ड पसंद नहीं करता फिलिस्तीन की वजह से, लेकिन उससे सीधे आमने सामने की टक्कर भी कोई नहीं ले रहा है।
यूएई है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजिप्ट ने पहले कभी लड़ाई लड़ी थी, 3 युद्ध लड़े थे इजराइल से, लेकिन अब दोनों के समझौते हैं इजराइल के साथ। लेकिन इसमें कंफ्यूजन एक ये भी है कि ईरान तो सबका हिमायती बन ही रहा है, एक लीडर के तौर पर वो अपने आप को प्रेजेंट भी कर रहा है, वो कोशिश कई महीनों से लगातार कर रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं क्या वो सपोर्ट करेंगी ईरान को? नहीं, ये भी सबसे बड़ा वो सवाल सारे कंट्रीज उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, अलबत्ता कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, आप कुछ- ये कुछ देखिए को ईरान आप को भी इस बात का एहसास है, इसीलिए उसने अपने दम पर कुछ ऐसे मिलिशिया खड़े किए, जैसे लेबनान है, लेबनान में हिजबुल्ला काफी पावरफुल है, या हमास है वहाँ पर गाजा पट्टी में, इसके अलावा यमन में हुती विद्रोही है, या फिर इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस है, सीरिया में भी कई सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो ईरान के द्वारा खड़े किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच में आमने सामने की टक्कर होती है और ईरान के सारे प्रॉक्सीज उसके साथ खड़े होते हैं, तो इजराइल के लिए बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक सवाल ये भी है सुमित यहाँ से कि ईरान वो देश जो मतलब जहाँ पर शायद इस्माइल हानिया सबसे ज्यादा महफूज था, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल उसकी सुरक्षा सिक्योरिटी पे भी कि आपके पास खुद के लोगों को बचाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, आप युद्ध के मैदान में कैसे फ्रंट फुट पर सामने आएंगे? देखिए, ये एक दो अलग अलग पहलू है। इस्माइल हानिया की जो हत्या की गई या मौत हुई, वो एक कोवर्ट ऑपरेशन था, उसको हम कह सकते हैं, और जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो इसमें माहिर है, उसने पहले भी कई सारे कोवर्ट ऑपरेशंस किए हैं। लेकिन अगर जब युद्ध की बात आती है तो फिर आपके बहुत सारे रिसोर्सेज उस पर मायने रखते हैं। ईरान काफ़ी टाइम से प्रतिबंधित देश रहा है, अमेरिका ने उस पर काफ़ी पाबंदियां लगाई, इसलिए वो अपना डेवलपमेंट एयरफोर्स का नहीं कर सका। लेकिन ईरान के पास जो पावर है, जो ड्रोन पावर है या जो मिसाइल्स पावर है, वो ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात, ईरान के पास एक एडवांटेज है, हम लोग ये कह सकते हैं कि ईरान और इजराइल 1500 किलोमीटर की दूरी है, तो जो भी लड़ाई होगी वो एयर स्ट्राइक के साथ होगी। नहीं, ईरान के पास एक एडवांटेज ये है कि उसका जो मिलिशिया, उसका साथी जो हिजबुल्ला है लेबनान में, उसका बॉर्डर लैंड इजराइल के नॉर्दर्न इजराइल के साथ मिलता है। तो अगर बात आगे बढ़ेगी, हिजबुल्ला के पास आप मान के चलिए कि 1 लाख के आसपास लड़ाके हैं और बॉर्डर उसका मिला हुआ है। अगर बात आगे बढ़ेगी और जंग आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि हिजबुल्ला के लड़ाके बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल में घुस भी सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ये भी भूमध्य सागर जो है उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि शुरुआत में मैंने देखा था, खबर सामने आई थी कि अमेरिका ने वहाँ पर युद्धपोत लगाए थे और हुती विद्रोहियों ने वहाँ पर हमला कर दिया था, तो वो भी एक टसल जो है वो देखने को मिल रही थी। भूमध्य सागर देखिए, भूमध्य सागर एक ऐसा सागर है जो यूरोप और मिडिल ईस्ट के इलाके के बीच में पड़ता है। भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी का मतलब है वो एक तरीके से उसको इजराइल को पूरी तरह से शील्ड प्रदान कर रहे हैं। जो 300 मिसाइल्स ईरान ने छोड़ी थी, वो अमेरिकन जो इंटरसेप्टर्स थे उनकी मदद से, अमेरिकन जो डिफेंस सिस्टम था उनकी मदद से उनको रोका गया था। हूती जो है वो लाल सागर में है, तो अमेरिका ने भूमध्य सागर में भी अपने जंगी बेड़े तैनात किए हुए हैं, लाल सागर में भी हैं। अमेरिका चारों तरफ से इजराइल की तरफ एक सुरक्षा घेरा बना रहा है, क्योंकि अगर बड़ी जंग होती है, इजराइल जैसे अगर इंतकाम अपना लेता है और बड़ी जंग होती है, तो फिर इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को आना ही पड़ेगा, वरना इजराइल सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजराइल के डिफेंस में अभी तक अमेरिका खुलकर सामने नहीं आया है, मतलब ये अमेरिका देखो रंजना, अमेरिका का क्या है कि अमेरिका को उसकी हिफाजत करनी ही करनी है। आप थोड़ा सा पीछे जाकर अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो ये जो पूरा इलाका है, ये ऑयल रिच इलाका है ना, नेचुरल गैस भी यहाँ पर है, ऑयल भी यहाँ पर है। तो जहाँ ऑयल है, नेचुरल गैस है, पैसा है, वहाँ अमेरिका का ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट है। अमेरिका एक व्यापारी देश है, ठीक है, उस इलाके में उसको अपना इन्फ्लुएंस कायम रखना है। कई सारे मुल्क उसके दोस्त हैं, कई सारे उसके दुश्मन हैं, लेकिन जो सबसे वफादार उसका दोस्त है वो है इजराइल। इजराइल की वहाँ पर मौजूदगी ये सुनिश्चित करती है कि अमेरिकन आर्मी को वहाँ पर बेस मिलेगा और इजराइल ही अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए वहाँ पर काम करेगा। सऊदी अरेबिया भी दोस्त है, कुवैत में भी अड्डे हैं उसके, कतर में भी अड्डे हैं, लेकिन जितना वफादार इजराइल है उतना वफादार कोई और मुल्क अमेरिका का नहीं है। इसीलिए अमेरिका की कोशिश रहेगी किसी भी सूरत में इजराइल के एग्जिस्टेंस पर कोई खतरा ना आए। लेकिन संभावना जो है कि सोमवार तक अटैक हो सकता है, जो कि कल ही का दिन है। तो ऐसे में अब तक आप जो टाइमलाइन देखें, अब तक तो अमेरिका को फ्रंट फुट पर आ जाना चाहिए था। तो अमेरिका आया हुआ है फ्रंट फुट पे। अमेरिका की तरफ से दो तरीके की कोशिश चल रही है। पहली कोशिश अमेरिका की ये है कि किसी भी तरीके से ईरान के रिटेलिएशन को टाला जाए या हल्का कराया जाए। जो अप्रैल में ईरान ने जो हमला किया था, जो एक प्रतीकात्मक हमला था, वो भी जो बाद में जानकारी मिली, वो भी अमेरिका के कहने पर ही उसको हल्के रूप से किया गया था। अभी भी अमेरिका की कोशिश है, अमेरिका इस युद्ध में शामिल होना नहीं चाहता है,
अभी भी अमेरिका की कोशिश लेकिन है। अमेरिका से जो विदेश मंत्री हैं ब्लिंकन, उन्होंने खुद कह हाँ। दिया है कि हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करना हाँ। उनकी मजबूरी है, लेकिन वो युद्ध नहीं चाहते ईरान के साथ, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हाँ, चाहते मतलब ऑन द अदर हैंड क्योंकि वहां तो जो एक बाइडेन वैक्यूम ने बेंजामिन वहां नेतन्याहू से बात करके संघर्ष विराम पर दोबारा से विचार करने ये को लेकर भी रंजना, इसको अगर हम देखेंगे ना तो ये पूरा का पूरा सीन जहां पर जा रहा है, ये पता चल रहा है, जो संकेत मिल रहा है कि ये नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध हो जाए। ऐसी स्थिति इजराइल की जरिए खड़ी कर दी गई है नेतन्याहू के ऑर्डर से कि आप देखिए इससे फायदा क्या है नेतन्याहू को, कि हमास के साथ जो युद्ध विराम की बातें चल रही थी वो टल जाएंगी, पूरी दुनिया का फोकस अब ईरान और अमेरिका के बीच में हो जाएगा। नेतन्याहू अपने घर में कई सारी पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, कई सारे करप्शन के चार्जेस उन पर लगे हुए हैं। नेतन्याहू को लगता है कि अगर बड़ा युद्ध होगा तो जो पब्लिक अटेंशन उनके ऊपर थी या वो डाइवर्ट हो जाएगी और हमास को वो और ज्यादा लंबे वक्त लेकिन तक मुझे लगता है पट्टी कि में जो रख बेंजामिन सके। नेतन्याहू का सबसे बड़ा मकसद रहा होगा वो इस्माइल हानिया का खात्मा रहा होगा, क्योंकि वही मास्टरमाइंड रहा 7 अक्टूबर को जो पहला हमला हुआ था और जहां से इस पूरी जंग की शुरुआत हुई। तो इसके बाद संभावना कयास में ये भी लगाए जा रहे थे कि शायद ये दी एंड हो सकता है, दो ही हो सकते हैं, या तो दी एंड हो जाए जंग का, ये समझिए कि दो ही, मैं प्रोबेबिलिटी की बात करी, प्रोबेबिलिटी ये कि आपका बदला पूरा हो गया, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये कि ये जंग यहाँ से और भी ज्यादा घातक हो सकती है। हाँ देखिए, मुझे जो लगता है, बाकी रीजन क्या रहा होगा, इस्माइल हानिया जो थे वो उसकी पॉलिटिकल विंग के चीफ थे और जितनी भी सीज फायर की बातचीत चल रही थी या समझौते की बातचीत चल रही थी वो बातचीत इस्माइल हानिया के ही मार्फत हो रही थी। वो उसकी जो उसकी वो मिलिट्री विंग के चीफ नहीं थे, पॉलिटिकल विंग के चीफ थे। कतर में रहते थे, टर्की की यात्रा पर गए, ईरान की यात्रा पर गए, बाहर विदेश की यात्रा वही करते थे, वो एक फेस थे। ठीक है, उनको मारने से क्या हुआ कि उनको मारने के बाद आपकी जो बातचीत चल रही थी, बैक चैनल से जो बातचीत चल रही थी वो खत्म हो गई, सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो गई, एकदम टेंस सिचुएशन हो गई, अमेरिका को अपनी और ज्यादा मिलिट्री भेजनी पड़ी है। अब आप फर्ज कीजिए कि अगर ईरान कोई ज्यादा तगड़ा हमला करता है या उसके जो पब्लिक इंस्टॉलेशंस है या सिविलियन टारगेट्स है वहां पर हमला करता है तो उनको बचाने के लिए अमेरिका को आना पड़ेगा और फिर अमेरिका ईरान के बीच एक और चीज, अब देखिए अब अमेरिका की भूमि पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम कई बार देख चुके हैं हर युद्ध में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है और बैक से वो कहने के सपोर्ट भी करते हैं। जब हानिया की मौत हुई थी तो अमेरिका ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। हाँ, ये बात कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये दो बातें देखिए आपकी बात से मैं कहूंगा। पहली बात है, अमेरिका ने कहा, ये मुझे थोड़ा सा सही लगता है ये, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये नेतन्याहू की तरफ से एस्केलेशन की कोशिश की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपने एकदम सही कहा कि अमेरिका हर युद्ध में सपोर्ट करता है। मुझे तो याद आ रहा है कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उसके बाद से कोई भी युद्ध हो वो हमेशा अमेरिका ही लड़ रहा था। ये रूस यूक्रेन वाला युद्ध है जिसमें वो इनडायरेक्टली यूक्रेन के साथ है, मतलब पीछे से सूत्रधार अमेरिका ही रहता अमेरिका ही है। है। मतलब वो एक कठपुतलियों वाला खेल होता है जिसमें जो डोर है वो अमेरिका के हाथ में कम से कम। हाँ, फिलहाल अमेरिका थोड़ा सा फंसा हुआ है मुझे लग रहा है, क्योंकि उनके पावर वैक्यूम है। इलेक्शन होने वाला है, जो राष्ट्रपति हैं वो अगले राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं खड़े होने वाले हैं, जो दूसरे शख्स हैं वो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, कमला हैरिस आ गई है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनको अपनी पैर उन्हें जमाने हैं, उन्हें अपना बेस बनाना है, तो वहाँ एक पावर वैक्यूम है मुझे लगता है अमेरिका में इस वक्त। और नेतन्याहू अभी यात्रा पर गए थे, सारे लीडर से मिले थे, शायद उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि पावर वैक्यूम है, इसका फायदा उठाया जाए और इस्माइल हानिया को मार के एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर दिया है मिडिल ईस्ट में। आप ना चाहते हुए भी आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा डेफिनेटली। तो आज आपने देखा किस तरीके से हमने बात की। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आखिर आपका क्या रिएक्शन है इस युद्ध को लेकर और आपको क्या लगता है कि अमेरिका की भूमिका क्या होने वाली है या फिर अब तक क्या रही है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।